हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू मांगा लेके। वैसे इस मांगा की स्टोरी लाइन बढ़िया है, लेकिन मैंने इसको अपनी वॉइस में एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या है ना, मेरे पास माइक नहीं है, तो इसको मैंने एआई वॉइस का यूज़ करके एक्सप्लेन किया है। तो एडजस्ट कर लेना, और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्दी माइक ले लूँगा, और माइक लेने के बाद मैं अपनी वॉइस में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा। और वैसे आप मुझे क्यूआर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये रहा मेरा क्यूआर। और वैसे मैं फ़िलहाल के लिए बता दूँ तो मैं इस एनिमे पे काम कर रहा हूँ। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल में, जहां एक लड़का बेड पर पड़ा हुआ है। पत्ते मुरझा रहे हैं और एक पत्ता उसके चेहरे पर गिरता है। लड़का सडनली जागता है और तुरंत उठकर बैठ जाता है। वो हांफते हुए खुद से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? इस वक्त आपको समझ आ जाता है कि ये लड़का रीइंकार्नेटेड हो चुका है। वो बेडशीट हटाकर चेक करता है कि उसकी लेग्स ठीक हैं या नहीं, लेकिन नो, उसकी टांगे नहीं हैं, बस स्टंप्स हैं। गुस्से में वो पूछता है, व्हाट टाइम इज इट? तभी कोई उसे भाई कहकर बुलाता है। एक लड़की रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम फाइनली जाग गए। वो कहती है, मैं उस इंसान को ढूंढूंगी जिसने तुम्हें कार से हिट किया और फ्लड में फेंक दिया। वो उसे अश्योर करती है, तुम्हारी लेग्स फिर से ठीक हो जाएंगी। तभी एमसी को रियलाइज होता है कि वो 1 साल पहले की टाइमलाइन में वापस आ चुका है। वही कार एक्सीडेंट जब वो ब्लेड की तरह घूमते हुए आसमान में उड़ा था। यहीं पर उसकी एक उभरते हुए यंग बिलियनर की जिंदगी खत्म हो गई। एक लड़की ने मिस्टर शेन को बचाने के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन उसके बाद वो व्हीलचेयर पर रहने लगा और यहीं से सब गलत होना शुरू हुआ। तभी कोई रूम में आता है और शन किंग को पुकारता है। एमसी एक उदास लुक के साथ चंग कई को बुलाता है। चंग कई कहता है, तेरे बड़े भाई ने तेरे खाने और रिकवरी के लिए कुछ चीजें भेजी हैं। एमसी को याद आता है कि चंग कई वो इंसान था जिस पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, उसका भाई जिसका नाम था शाओ टैनकई। लेकिन इसी भाई ने उसके कमजोर समय का फायदा उठाकर उसकी बनाई हुई इंटरनेशनल कंपनी पर कब्जा कर लिया। उसने एमसी की सिस्टर को मैनिपुलेट किया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे भाई का फ्यूचर सिक्योर रहेगा और हॉस्पिटल के बिल्स मैं भरूंगा। एमसी बेबस होकर कहता है, लेट हर गो, लेकिन बेचारा खुद फ्लोर पर पड़ा हुआ था जैसे कोई स्लैग। चंग कई सार्कास्टिकली पूछता है, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? वो एमसी की बहन को किस करता है और कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डॉग्स कीप बार्किंग। लड़की हेल्पलेसली रोती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। चंग कई ने एमसी से सब कुछ छीन लिया। फिर एक दिन एक गेम लॉन्च होती है, डिवाइन पाथ। ये गेम एक 100% रियलिज्म फीचर के साथ आती है और इन गेम करेंसी रियल वर्ल्ड में वैल्यूएबल बन जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है, गेस व्हाट? गेम की एट्रीब्यूट्स असली दुनिया को अफेक्ट करने लगती हैं। ये एमसी के लिए बदला लेने का एक परफेक्ट मौका था, बट प्रॉब्लम, वो गेम शुरू में अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। वो जल्दी लेवल अप नहीं कर पाया और बार बार मारा गया। दूसरी तरफ चंग कई, जिसने एमसी की कंपनी से चुराए हुए पैसे से बेस्ट रिसोर्सेज खरीदे, अनबीटेबल बन गया। उसने एक गिल्ड बनाई और खुद को अनमैच्ड पावर हाउस बना लिया। लेकिन एमसी को पता था कि ये सब उसका ही था। एक दिन एमसी अपने घर बुलाता है चंग कई को और कहता है, डू यू थिंक दिस इज फनी? घर एक्सप्लोसिव से भरा हुआ था। चंग कई मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू सोचता है कि ये मुझे मारेगा? लेकिन एमसी कहता है, एटलीस्ट हम इसे साथ में देखेंगे। वो डेटोनेटर दबाता है और कहता है, सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ। पूरे घर में धमाका हो जाता है। एमसी डिटरमिन था, उसकी लेग्स और आर्म्स जा चुके थे, लेकिन फिर भी चंग कई उससे कहता है, Why did you even try this? एमसी शॉक्ड रहता है ये देखकर कि चंग कई बिल्कुल अनहार्म्ड उसके सामने खड़ा है। वो कहता है, विद डिवाइन पाथ एट्रीब्यूट्स मुझे चोट पहुंचाना नामुमकिन है। वो एमसी के सिर पर पैर रखता है और कहता है, मरने से पहले तू ये जान ले, तेरे पेरेंट्स की मौत और एक्सीडेंट जिसमें तेरी टांगे गईं, वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था। सबसे बड़ा शौक। चंग कई कहता है, तेरी बहन के साथ मेरा बच्चा होगा और तेरे फैमिली का आखिरी खून मेरी सरनेम लेगा। एमसी बेबस होकर चीखता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। अपना सिर जमीन पर ठोकने के बाद उसने अपने आप से कसम खाई थी कि वह इस बात को कभी माफ नहीं करेगा। अभी के वक्त में उसे ये बिल्कुल समझ नहीं था कि वह क्यों रीइंकार्नेट हुआ, लेकिन अपनी बहन की तरफ देखते हुए उसने उससे कहा कि वह न रोए, सब ठीक हो जाएगा। उसने कसम खाई कि इस जिंदगी में वह अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा और उन सब चीजों को बचाएगा जो उनकी फैमिली ने बनाई थी, और बिल्कुल वह उस गंदे चंग कई से बदला लेगा। मसला ये था कि वह एक्सीडेंट के बाद रीइंकार्नेट हुआ था, इसलिए उसके पास अपने पैर नहीं थे। उसकी असली उम्मीद डिवाइन पाथ के लॉन्च में थी। लोगों को कम से कम 1 महीना लगना था ये समझने में कि गेम के एट्रीब्यूट्स रियलिटी को भी अफेक्ट करते हैं, और ये वही वक्त था जब उसके पास अपने हालात को बदलने का एक मौका था। उसे अपने पैसे का फायदा उठाना था जब तक वह फ्रीज नहीं हो गए थे। उसकी बहन ने पूछा कि अगर उसके पैर में दर्द हो रहा है तो वह क्यों इतनी शक्ल बना रहा है। वह उठकर बोली कि वह डॉक्टर को बुलाने जा रही है, पर उसने कहा कि इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी काम है। चक्कर में वह पूछती है कि वह क्या काम है। उसने अपनी बहन से मदद की गुजारिश की, कहकर कि उसे एक गेमिंग स्टेशन चाहिए, एक ऐसा गेमिंग स्टेशन जो नया गेम डिवाइन पाथ लॉन्च करने वाला है। वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों ऐसा कह रहा है। तभी चंग कई कमरे में आता है और पूछता है कि कब से उसका बड़ा भाई गेम्स में इतना इंटरेस्टेड हो गया है। वह वार्निंग देता है कि उसे गेम्स का शौक लगना खतरनाक हो सकता है,
खास तौर पर जब एक कंपनी का ध्यान रखना हो। शन किंग तुरंत समझ जाता है कि ये गंदा इंसान उसे प्रोवोक कर रहा है, लेकिन वह बस कह देता है कि अब जब वह डिसेबल्ड हो गया है तो उसके पास गेम्स खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है। चंग कई थोड़ा मुस्कुराता है, फिर वह कहने लगता है कि डिवाइन पाथ जो गेम लॉन्च होने वाला है वह बहुत महंगा है। अगर वह गलत नहीं है तो लॉन्च पर सिर्फ 100 यूनिट्स अवेलेबल होंगे और उसका दाम 300 मिलियन से भी ज्यादा होगा। शन किंग जवाब देता है कि कंपनी का पैसा उसका है, अगर वह 30 बिलियन का हो तो भी वह एक खरीद लेगा। उसकी बहन उसे कह देती है कि इस तरीके से रिएक्ट न करे, जबकि चंग कई कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसे इतनी चाह है तो वह उसके लिए एक खरीद लेगा। यह सुनकर चंग कई खुश हो जाता है। उस लड़के को जितना ज्यादा गेम में व्यस्त कर सकेगा उतना ही आसान होगा उससे कंपनी पे कब्जा करना। फिर वह उसे कहने लगता है कि फिक्र मत करो, अगर तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहता है तो मैं तुम्हारे लिए एक खरीद लूंगा और तुम उसे पूरे एंजॉय के साथ प्ले कर सकते हो और तुम्हें कंपनी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद सब संभाल लेगा। अचानक वह बहन को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि अब वह ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारेगा। मीनवाइल शन किंग अपनी कसम खाता है कि वह इस गंदे इंसान से अपनी बहन को दूर रखेगा। चंग कई समझ नहीं पाता कि यह लड़का क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहा है, तो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वह कमरे से बाहर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर जाकर वह गुस्से में सोचता है क्यों वह बेकार असासिन उस गंदे इंसान को मार नहीं पाया। अगली बार वह टैंक लेकर आएगा ताकि वह असल में उस गंदे इंसान को मार दे। कमरे में शन किंग अपनी बहन को कहता है कि कंपनी का सारा पैसा इन गेम करेंसी में ट्रांसफर कर दो और वह सारी कंपनी की शेयर्स बेचकर वह पैसा भी ट्रांसफर कर दे। उसकी बहन थोड़ी कंफ्यूज होती है और पूछती है कि क्या वह बीमार है। वह कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके पास उनके फ्यूचर को बदलने का एक प्लान है। 3 घंटे बाद उसने 200 मिलियन एक्स्ट्रा शिपिंग फीस भर दिए और सेटअप उसके कमरे में हो गया। यह लड़का सच में बहुत तेज है। अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था और वह कहता है चलो मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद सिस्टम दिखाई देता है और कम से कम गेम में अब उसके पास पैर है। अगर कुछ उसे सच में पसंद था तो वह था फ्री तौर पर चलने का एहसास। सिस्टम कैरेक्टर का नाम पूछता है और वह कोहाई वोंग डाल देता है। आगे कई कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं और सिस्टम पूछता है कि वह कौन सा क्लास चूज करे। अब तक सब कुछ उसकी पुरानी जिंदगी जैसा ही हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि वह वही क्लास चूज करेगा जो उसे सबसे ज्यादा फेमिलियर हो। वह रेंजर क्लास चूज करता है। क्या यह एक मिरेकल नहीं था कि वह असैसिन नहीं बन गया? मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ग्लिच आएगा। सिस्टम उसके चॉइस को कंग्रेचुलेट करता है और अब अगला स्टेप शुरू होता है। क्योंकि वो एक वीआईपी यूजर है और गेम के शुरुआत में उसे एक एल्फ ब्लड लाइन मिलेगा। रेंजर क्लास एल्फ से मैच करती है, इसलिए उसे उस क्लास से बोनस मिलता है। स्पेशल यूजर होने की वजह से उसे एक रिवॉर्ड बुक भी मिलती है। यार ये लड़का बिल्कुल प्ले टू विन है। बुक उसे एक स्किल देती है जो वीक पॉइंट्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी देती है। वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में ये सब एबिलिटीज उसने पहले ही मास्टर कर ली थी। फर्स्ट 100 प्लेयर्स में से एक होने की वजह से उसे एक स्पेशल चेस्ट भी मिलता है। ये चीज उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में वो फर्स्ट 100 प्लेयर्स में नहीं था। मैसेज में लिखा होता है कि चेस्ट में एक रेयर स्किल है लेकिन उसके लिए 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स चाहिए और यहाँ के कन्वर्जन के हिसाब से ये $7 मिलियन के बराबर होता है। क्या यार ये चेस्ट कितना महंगा है। लेकिन हमारा लड़का तो पहले ही कंपनी बेच चुका है और तुरंत अपने अकाउंट में पैसा डाल देता है। उसे पता है कि नॉर्मल पैसे का वैल्यू गेम आइटम्स के सामने धीरे धीरे कम होता जाएगा और स्किल्स तो मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए अभी एक मिलना फैंटास्टिक होगा। अपनी पास्ट लाइफ में उसने एक स्किल हासिल किया था जो बॉडी डैमेज को इंक्रीज करता था, जिससे उसने काफी बैटल्स जीत ली थी। कंपनी का पैसा यूज करते हुए वो गेम में 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स डाल देता है। वो चेस्ट को खोलने के लिए यस क्लिक करता है, जिससे एक गोल्डन बीम ऑफ लाइट आसमान में उड़ती है। जो चीज उसे मिलती है वो उसे एक्साइटेड कर देती है। ये एक स्किल है जो किसी भी चीज को इवॉल्व कर सकता है, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक बड़ा एल्फ अपीयर होता है और अनाउंस करता है कि स्किल इक्विप हो गई है और अब वो अपना हंट शुरू करने के लिए रेडी है। लेकिन वो इम्प्रेस्ड है क्योंकि ये स्किल सिर्फ पैसे से नहीं मिल सकती थी। वो डिसाइड करता है कि एबिलिटी को खोल कर देखे कि ये क्या करती है। जो भी आइटम वो मॉन्स्टर्स से एक्वायर करेगा वो हमेशा एक रैंक ऊपर का होगा और 5% चांस होगा कि वो 2 रैंक्स ऊपर का हो। उसे एक एक्टिव स्किल भी मिलती है जो वो हर 24 घंटे में एक बार यूज कर सकता है। ये स्किल उसे किसी भी आइटम को 2 लेवल्स तक अपग्रेड करने का मौका देती है या 10% चांस के साथ 3 लेवल्स तक। चाहे ये एबिलिटी सिर्फ उसके आइटम्स को अफेक्ट करता हो, लेकिन उसे पता है कि ये एबिलिटी गेम में उसे बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है। वो अपने हाथ उठाता है जिससे एक गॉन्टलेट अपीयर होता है और कहता है कि ये उसका फ्यूचर बदल देगा। शहर में चल रहे हैं और उसे पता है कि ये परफेक्ट है। जब सब लोग ब्रॉन्ज आइटम्स यूज कर रहे होंगे वो ऑलरेडी सिल्वर गियर पहने
बनेगा। कंपनी का पैसा खर्च करना डेफिनेटली वर्थ होने वाला है। वो गेम में घुसने के लिए एक्साइटेड है और मॉन्स्टर मारने के लिए तैयार है ताकि अपग्रेडेड आइटम्स मिल सके। लेकिन उसे 24 घंटे एबिलिटी के साथ केयरफुल रहना होगा। सबसे पहले उसे कुछ ऐसा चाहिए जो इवॉल्व होने की पोटेंशियल रखता हो। सारे प्रिपरेशंस करने के बाद वो सिस्टम पे क्लिक करता है और गेम का एंट्रेंस अपीयर होता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है अब वक्त आ गया है अपना फेथ बदलने का। सीन शिफ्ट होता है स्टार्टिंग विलेज में और वो कंफ्यूज होता है इतनी सारी रिच लोगों को देखकर। उसने सोचा था कि वो सबसे पहले होगा, लेकिन वहां पे ऑलरेडी लोग चिकन मार रहे हैं और लेवल अप कर रहे हैं। दूसरे लोग चिकन्स को भागते हुए देखकर तुरंत उनको मारने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। लगता है स्टार्टिंग में विलेज में किसी भी चीज पर कंपटीशन है, लेकिन हमारे लड़के के लिए ये सब बेकार चीजों के लिए लड़ना इडियोटिक लगता है। उसे डायरेक्ट किसी ऐसे गोल की तरफ जाना है जो वर्थ इट हो, जैसे कि स्टार्टिंग जोन में बॉस को मारना और फर्स्ट किल रिवॉर्ड पाना। सिस्टम उसे वार्न करता है कि वाइल्ड जोन में जाने से पहले केयरफुल रहे, लेकिन वो सिस्टम को फ्लिक करता है और कहता है कि लेवल अप करने का सिर्फ एक तरीका है, डेंजरस चीजें मारना। सबसे पहले उसे कुछ इक्विप करना होगा, लेकिन जब वो अपना इन्वेंट्री खोलता है तो वो डिसपॉइंटेड होता है। उसके पास स्टार्टर बो और क्लॉथ आर्मर है और उन्हें अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं लगता। मसला ये है कि उसे जल्दी से एडवांटेज चाहिए ताकि दूसरों से आगे निकल सके। तभी उसे याद आता है कि इस एबिलिटी को आइटम्स को लेवल अप करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। वो अपनी एबिलिटी को इवॉल्व करता है। वो अपने हाथ उठाता है और खुद पर उसे यूज करता है। वो इवोल्यूशन अपनी एल्फ ब्लड लाइन पर स्पेंड करता है। एक अल्फ दिखाई देता है लाइटनिंग के क्राउन के साथ और अचानक गोल्डन हो जाता है। इवोल्यूशन सक्सेसफुल है और अब वो रॉयल अल्फ ब्लड लाइन में अपग्रेड हो गया है। इससे उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बोनस है हर 3 स्ट्राइक्स के बाद एक क्रिटिकल हिट। अपना एचपी बार बढ़ता देखकर वो समझ जाता है कि ये वर्थ इट था। इन एट्रीब्यूट्स के साथ गेम सोलो स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होगा। तभी एक हाउल नियर बाय सुनाई देता है। वो देखता है एक लेवल 2 फॉरेस्ट वुल्फ, पर दूसरे एडवेंचरर्स ऑलरेडी उसका शिकार कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ये बच के नहीं जाएगा। सब लोग जल्दी लेवल अप करना चाहते हैं। शेन किंग एक ट्री के पीछे छुपकर ऑब्जर्व करता है। ये प्लेयर्स स्मार्ट हैं। उन्होंने समझ लिया है कि ग्रुप्स बनाकर और स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स को हंट करके जल्दी लेवल अप हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये गेम कितना रियलिस्टिक है। तभी मेंज कुछ नोटिस करता है और ग्रुप को वार्न करता है। वुल्व्स हमेशा ग्रुप में हंट करते हैं और अब वो सराउंडेड है। मॉन्स्टर्स ग्रुप पर जंप करते हैं और जैसे ही अटैक होता है ग्रुप पैनिक कर जाता है। वुल्व्स के बिट का पेन उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रियलिस्टिक होता है। ग्रुप रियलाइज करता है कि इतनी डीप फॉरेस्ट में आना गलत आइडिया था। एक बंदा जिसका हेड लिटरली ईट हो रहा है बोलता है रेस्पॉन पर मिलते हैं और फिर सब मर जाते हैं। शेन किंग के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। जब वो हंट हो रहे थे तब उसने सोचा कि वो उन्हें पीछे से हंट करेगा। एक प्रेसाइज एरो वो शूट करता है जो वुल्फ के हेड को हिट कर देता है और इस तरह उसका पहला किल होता है। वो लेवल 1 से लेवल 2 पर लेवल अप करता है और अपनी एल्फ ब्लड लाइन के लिए एक्सपीरियंस गेन करता है। उसके साथ उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और वुल्फ मीट भी मिलता है। सोलो प्लेयर्स के लिए हेल्थ रिस्टोर करने वाले आइटम्स परफेक्ट होते हैं, पर वुल्व्स अब उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। शेन किंग ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि 3 वुल्व्स उसकी तरफ आ रहे हैं। अब डैमेज टेस्ट करने के बाद वो कॉन्फिडेंट फील करता है। वो टर्न करता है और रन करना शुरू करता है। अपनी एल्फ की पैसिव एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जो उसकी मूवमेंट स्पीड को 100% बूस्ट करता है। वो एक माउंटेन के एज तक भागता है, एक लेज से दूसरी पर जंप करता है और वुल्व्स को आइसोलेट कर देता है। एल्वेन ब्लड लाइन और रेंजर क्लास का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है तुम्हारा कोई चांस नहीं, पर तभी कुछ अजीब होता है। वुल्व्स उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। वो बस वहीं खड़े उसे देख रहे होते हैं। तभी सिस्टम अलर्ट देता है कि वो बफेलो जोन में एंटर कर गया है। पास के क्रिएचर्स को देखकर वो समझ जाता है कि वुल्व्स फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि ये हाई लेवल एरिया है। डर के मारे वुल्व्स रिट्रीट करते हैं। सिस्टम चेक करते वक्त वो नोटिस करता है कि बफेलोज लेवल 5 के हैं। तभी कोई उसे हैंडसम बोलता है। वो पलट कर देखता है कि एक ग्रुप उसे पूछ रहा है क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे, लेकिन ये लोग सस्पिशियस लगते हैं। एक वाइफ भी ग्रुप में है जो बार बार उसे हैंडसम कह रही है, पर वो उस पे एक सेकंड के लिए भी ट्रस्ट नहीं करता। वाइफ कहती है कि वो चाहते हैं कोई उनके ग्रुप में आए जो बफेलोज हंट करने में हेल्प करे और सबसे जल्दी लेवल अप कर ले, पर मैकडोनल्ड्स मेज बोलता है कि वो सिर्फ लेवल 2 का है और ग्रुप को स्लो कर देगा। जब तक शेन किंग कंफ्यूज होता है कि वो लोग उसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, तब तक वो लोग उसे रिस्पॉन्ड करने का मौका भी नहीं देते। वो टर्न करता है और उन्हें गुड लक बोलता है। कहता है मैं कहीं और जा रहा हूँ। ब्लू गियर्ड गाय पूछता है क्या तुम पागल हो जो अकेला हंट करने जा रहे हो, पर शेन किंग सिंपल बोलता है मैं एक लोन वुल्फ हूँ और मेरे लिए ये ज्यादा एफिशिएंट है। पर वो लोग इंसिस्ट करते हैं और वार्न करते हैं कि नेक्स्ट एरिया और भी ज्यादा डेंजरस है। चबी गाय पूछता है क्या तुम्हें पता है डेथ पेनल्टी के बारे में। शेन किंग बोलता है मैं एक नूब हूँ और मुझे इस पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं पता।
तुम्हारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है और मौत का फियर भी काफी रियल लगता है। लेकिन सबसे बुरा तो ये है कि तुम्हारा अपना आधा एक्सपीरियंस चला जाता है। शेन किंग को ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंप्रेस नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उन्हें शुक्रिया कह के जाने के लिए कहता है। वो उन्हें अलविदा कह के कहता है कि इतने प्रोफेशंस से सीखना अच्छा लगा। लड़की कहती है कि शायद उन्हें इस लड़के की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसके लिए अकेला रहना काफी डेंजरस हो सकता है। पर मैकडोनल्ड्स मेज उसे कहता है, इसे मत छेड़ो, अगर ये इडियट मरना चाहता है तो हम क्यों रोकें। कुछ वक्त के बाद वो एक केव में जाता है जहां वो जमीन पर एक स्केलेटन देखता है। लगता है ये वही जगह है जहां वो जाना चाहता था। ये वो एरिया है जहां स्टार्टिंग जोन का सबसे पावरफुल बॉस है। अचानक केव की दीवार हिलती है और एक क्रिएचर अपनी आंखें खोलता है जो काफी बड़ा लगता है। हमारा लड़का फेस टू फेस है लेवल 10 जायंट किंग स्नेक के। वो अपनी एबिलिटी वीकनेसेस डिटेक्शन एक्टिवेट करता है। वीक पॉइंट मार्क जायंट स्नेक पर अपीयर होता है जिसकी एचपी है 800, जबकि हमारे लड़के के पास 1310 एचपी है। लेवल 2 पर उसके पास नॉर्मल 200 एचपी होना चाहिए था, पर रॉयल एल्फ पैसिव की वजह से उसे एक्स्ट्रा 1000 एचपी मिलते हैं। इससे वो बॉस का सामना करने से डरेगा नहीं। मॉन्स्टर उससे आंखों मिलाता है और गुस्सा होकर उसे काटने के लिए जंप करता है। जैसे वो तेज है वैसे ही वो भी क्विक है। वो साइड में डॉज करता है और अपना बो खींचता है। पहली तीर सीधा टारगेट पर लगती है, लेकिन वो सिर्फ 29 डैमेज करती है, जो उसने सोचा था उससे काफी कम है। आखिरकार बॉस है तो बॉस ही होगा। वो फिर से डॉज करता है और शुक्रिया कहता है कि कम से कम उसकी स्पीड इतनी है कि वो डैमेज से बच सकता है। ये मॉन्स्टर स्ट्रांग है लेकिन उतना धीरे है कि वो उसकी हेल्थ को धीरे धीरे कम कर सकता है। पर जब वो दूसरी तीर डाल रहा होता है, मॉन्स्टर अपनी टेल से उसे रोक लेता है। अब मॉन्स्टर अपनी एकमात्र वीक पॉइंट को गार्ड कर रहा है जहां वो डैमेज दे सकता है। वो स्पीड पर भरोसा रखता है और एक एरो का वोली डाल देता है, पर मॉन्स्टर हर बार डिफेंड करता है और उसे 0 डैमेज होता है। आखिरकार वो एक और ओपनिंग पाता है और 58 डैमेज का शॉट मार देता है। ये फाइट एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लेगी, लेकिन वो मॉन्स्टर से काफी तेज है। अचानक वो कुछ अजीब देखता है। बॉस गहरी सांस लेता है और केव में धुआं भर जाता है। पॉइजन हर सेकंड 10 एचपी घटा रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद वो रियलाइज करता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और तभी स्नेक केव के ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे शॉट्स मारना मुश्किल हो जाता है। पर शेन किंग के लिए ये काफी नहीं है। वो एक और तीर खींचता है, कहता है मुझे कम समझ रहे हो। इस बार उसका शॉट सीधा स्नेक के गले पर लगता है और 116 डैमेज करता है। ये लड़का सच में कुछ हैक्स रखता है, कम से कम इस केस में तो। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और बोनस डैमेज के साथ, क्योंकि हर तीसरा हिट क्रिटिकल स्ट्राइक होता है। वो बॉस को टॉन्ट करता है और कितने हिट्स ले सकते हो। स्नेक को लगने लगता है कि ये फाइट इतना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर का एचपी 597 हो जाता है और शेन किंग को अपनी जीत का पूरा यकीन है। बिना किसी डर के वो 10 एचपी पर सेकंड लॉस को हैंडल करता है और अपनी जीत के लिए कॉन्फिडेंट है। उसका एचपी गिरता रहता है, 1010 तक पहुंच जाता है। प्रॉब्लम यह है कि स्नेक उसके लिए और भी मुश्किल कर रहा है। जब वो रुकता है तो उसे कई टेल अटैक्स डॉज करने पड़ते हैं। जब मॉन्स्टर को समझ में आता है कि उसके अटैक्स बेकार नहीं हो रहे हैं, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है ताकि वो अटैक न कर पाए। वो एक और टेल अटैक डॉज करता है और सोचता है कि ये स्नेक स्मार्ट है, लेकिन फिर भी वो उसकी स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एक और एरो उसके गले पर लगता है और 200 क्रिटिकल डैमेज करता है। अचानक वो देखता है कि डैमेज ज्यादा उसके पेट पर हो रहा है। इवन थ्रू नेक वीक पॉइंट है, इंस्टेंट किल के लिए पेट का एरिया ज्यादा डैमेज एब्जॉर्ब करता है। वो तीसरा शॉट तैयार करता है, कह के अगर ये बात है तो स्नेक और जल्दी मरेगा। लेकिन फिर वो कुछ अजीब देखता है। मॉन्स्टर उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। सांप जमीन पर हमला करता है और एक दरार उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जमीन अस्थिर हो जाती है और वो बॉस की पोजीशन खो देता है। अचानक वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। इस बार जहर हर सेकंड 20 एचपी कम कर रहा है और अब उसके पास सिर्फ 600 एचपी बचा है। ये साफ तौर पर एक ऐसा बॉस है जिसे ग्रुप प्लेयर्स के साथ लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। जहर के डैमेज और चढ़ाई की मुश्किलों को देखते हुए वो इस रेट पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो अपनी इन्वेंटरी से वुल्फ मीट निकालता है और कहता है कि उसे प्लेन से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मीट हर सेकंड 20 एचपी के लिए 20 सेकंड तक रिस्टोर करता है। हालांकि ये काफी नहीं है, लेकिन ये उसे थोड़ा वक्त देगा चोटी तक चढ़ने का। अगले 20 सेकंड तय करेंगे कि वो ये जीतता है या हारता है। वो पार्कोर चढ़ाई शुरू करता है, एक एक किनारे से कूदते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। आखिरकार वो बॉस से ऊपर की पोजीशन पर पहुंच जाता है। वो एक एरो निकालता है और निशाना साधता है। स्नेक गुस्से में है, जैसे उसे यकीन नहीं था कि वो जिंदा बच जाएगा। एरो सीधे बॉस की आंख में लगता है, जिससे वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। शेन किंग देखता है कि सांप फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसकी खुली पीठ पर निशाना साधकर एक और शॉट मारता है जो उसकी गर्दन के नाजुक हिस्से पर लगता है। मॉन्स्टर पलटता है डर के मारे और देखता है कि हमारा एमसी मेन कैरेक्टर एक और एल्फन एरो तैयार कर रहा है। बेचारा बॉस डर के मारे कांपता हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेन किंग एक के बाद एक शॉट मारता है और आखिरी एरो उसके शरीर को चीरते हुए उसके मुंह से
से बाहर निकलता है। इसके साथ ही मॉन्स्टर की एचपी आखिरकार शून्य पर गिर जाती है। द गेम स्नेक मॉन्स्टर हार जाता है और जहर गायब हो जाता है। सिस्टम ये अनाउंसमेंट करता है कि उसकी अचीवमेंट पूरे सर्वर पर दिखाई जाएगी और उससे पूछता है कि क्या वो अपना नाम हाइड करना चाहता है। शेन किंग इस ऑप्शन के बारे में सोचता है और फैसला करता है कि वो अब और छुपेगा नहीं। फिर वो सिस्टम से अनाउंसमेंट करने को कहता है। इसके साथ ही प्लेयर केओ है इवांग को बधाई दी जाती है कि उन्होंने स्टार्टर जोन के बॉस को सबसे पहले हराया। शुरुआती गांव के लोग हैरान हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने ये कैसे किया जबकि गेम अभी अभी लॉन्च हुआ था। इस बीच बाकी ग्रुप्स खुद को धीमा होने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। दूसरे गेम्स के एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्लू हेयर वाले ग्रुप की बात करें तो वो सब थके हुए हैं। उन्होंने किसी तरह की एक भैंस को मारा और उन्हें लगता है कि वो एक सुपर बॉस था। चबी लड़का कहता है कि उसे देखने का एक्साइटमेंट हो रहा है कि फर्स्ट किल का रिवॉर्ड क्या होगा। इस बीच बाकी दोनों लड़के शर्मा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उत्सुक हैं ताकि वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। वो तारीफ सुनने की उम्मीद में ललचाते हुए देख रहे हैं, लेकिन तभी उनके लिए सिस्टम पॉपअप आता है। ये अनाउंसमेंट करता है कि केओ है इवांग ने 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स और एक सिल्वर चेस्ट अर्न किया है। वो दोनों यकीन नहीं कर पाते कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है, क्योंकि उसने अपने लेवल से कई ऊपर के बॉस को हराया। हमारा एमसी सीधा लेवल 2 से लेवल 7 पर पहुंच गया। उसे 30 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं और वो तुरंत सारे पॉइंट्स एगिलिटी स्पीड में डाल देता है। बिना पैरों के होना ही उसे तेज बनने का सपना देता है। वैसे उसके क्लास के लिए एगिलिटी डैमेज भी बूस्ट करता है, तो ये सही भी है। एट्रीब्यूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब वक्त है देखने का कि बॉस ने क्या छोड़ा। कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। बॉस के द्वारा छोड़े जाने वाले 10 सिल्वर 10 गोल्ड कॉइन में बदल जाते हैं। इस बीच दूसरे प्लेयर्स एक भैंस को मारते हैं और एक कॉपर कॉइन पाते हैं। उसकी इन्वेंटरी में एक आइटम चमक रहा है और उसमें एक गोल्डन लाइट ग्लो हो रही है। शायद दूसरी इवोल्यूशन ट्रिगर हुई, लेकिन नहीं, ये वास्तव में एक क्रिस्टल कॉइन है, एक रेयर करेंसी जो लंबे समय से गायब मानी जाती है, लेकिन इसे कुछ एनपीसी से मिस्टीरियस आइटम्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शेन किंग ने अपने पिछले जीवन में इसके बारे में सुना था, लेकिन कभी इसे देखा नहीं था। उसने बाकी की ड्रॉप्स चेक की और अपना बैकपैक भी चेक किया। उसे एक सिल्वर रैंक्ड स्नेक स्वॉर्ड मिला। जाहिर है एक बो इस्तेमाल करने वाले के लिए ये बेकार है, लेकिन कम से कम इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। सबसे यूजफुल आइटम है सिल्वर स्केल आमो, जो 300 एचपी का शील्ड देता है, जिसमें 300 सेकंड का कूलडाउन है। उसे याद आता है कि ये आमो आमतौर पर कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं देता। शायद उसकी पैसिव एबिलिटी आइटम्स स्टैट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। समस्या ये है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए लेवल 10 चाहिए। तभी उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे अचीवमेंट के हिस्से के तौर पर एक सिल्वर रेप्यूटेशन चेस्ट दिया था। वो सिस्टम से कहता है इसे खोलने के लिए, ये दुआ करते हुए कि ये किसी और क्लास का आइटम ना हो। जो चीज उसे मिलती है वो है लेजेंडरी सेमिन एरो रेंज स्किल, एक पावरफुल एरियल अटैक जो उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन इसे भी लेवल 10 पर ही यूज किया जा सकता है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन एक्साइटेड भी है, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचते ही वो काफी मजबूत हो जाएगा। तभी गुफा के अंदर से कोई आवाज लगाता है, मदद मांगते हुए। जब वो चेक करने जाता है तो एक गुड लुकिंग लड़की दिखती है जो पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। उसने गुफा में जायंट स्नेक से बचने के लिए छिपने का फैसला किया था। उसका नाम मिस्कू है और वो जानता है कि ये एक फेमस एनपीसी है जो सीक्रेट क्वेस्ट्स देती है। वो उसे बताता है कि स्नेक पहले ही मारा जा चुका है, तो अब वो जा सकती है, लेकिन वो अपना घायल पैर दिखाती है। अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वो पूछती है क्या वो उसे कैरी कर सकता है। शेन किंग सोचता है कि वो एक कोल्ड कैलकुलेटिंग प्रोटैगनिस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेवकूफों की तरह शर्मा जाता है। एक सेकंड के अंदर वो उसे बाहर कैरी करता है। बाहर पहुंचते ही वो उसका चेहरा हल्के से छूते हुए कहती है कि अगर वो न होता तो उसकी मौत पक्की थी। वो वादा करती है कि अगली बार जब वो मिलेंगी तो वो उसका ख्याल रखेगी, लेकिन तभी वो सवाल करता है अगली बार इसका क्या मतलब है, और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो कहती है कि उसके पास उसे रीपे करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि अगर वो उसका बॉडी चाहता हो। वो पलटकर उसे टीज करते हुए कहती है कि अगर वो चाहता है तो ले सकता है, लेकिन वो तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वो ये नहीं चाहता। वो हंसते हुए कहती है कि लगता है उसे टेस्ट के बारे में पता है। वो एक ब्लेड निकालती है जो उसने पहाड़ों में छिपा रखी थी और उसे रिवॉर्ड के तौर पर ऑफर करती है। ये एक ब्रॉन्ज डैगर है और वो तुरंत इसे झटक देता है। वो उसे घूरते हुए कहता है कि उसे सीक्रेट चाहिए। कंफ्यूज्ड होकर वो पूछती है कि किस सीक्रेट की बात कर रहा हो। वो कहता है कि उसे उस 14 ईयर ओल्ड लड़की को बचाने वाला क्वेस्ट चाहिए जो पास में रहती है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि इस लड़के को पहले से ही उस क्वेस्ट के बारे में पता है, लेकिन वो मान जाती है और कहती है कि अगर यही चाहिए तो उसे सीक्रेट क्लास क्वेस्ट दे देगी। वो धीरे धीरे और शांत होकर खड़ी होती है। इस बीच हमारा एमसी खड़ा होकर आर्म्स क्रॉस्ड पूछता है कि वो इसे सीधे क्यों नहीं दे देती। अचानक वो एक ऐसा डांस परफॉर्म करने लगती है जो 27 देशों में आउटलॉड है। एक कदम बाएं, एक स्वे दाईं
और। इसमें कोई शक नहीं कि ये औरत खतरनाक है। अचानक उसके नीचे एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है। वो उसे चेतावनी देती है कि सीक्रेट क्लास टेस्ट शुरू होने वाला है और उसे क्लास पाने के लिए इसे पास करना होगा। वो उसे थैंक्स कहता है, लेकिन वो उसे इतना एक्साइटेड होने से मना करती है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और सिस्टम विंडो की तरफ देखता है। उसी पल वो शॉक्ड हो जाता है। ये शैडो हंटर मिशन है, मार्क्ड एज रेड डिफिकल्टी। फेलियर का मतलब परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। वो चिल्लाता है कि वो इसे रोक दे क्योंकि वो अभी लेवल 7 पर है और परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। लेकिन वो उसे एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, दिस इज द एंड फॉर यू। उसकी फेवरेबिलिटी इस एनपीसी के साथ 0 पर गिर जाती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि इस क्वेस्ट को शुरू करने का सही तरीका उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ाना था। इसी वजह से उसने उसे मिशन में फोर्स किया बिना सफिशिएंट लेवल के। वो उसे गुड लक कहती है, हालांकि उसे शक है कि वो अपनी स्किल्स के साथ इसे पास कर सकता है। जैसे ही वो सर्कल में खींचता है वैसे ही वो कसम खाता है कि इस मिशन से बाहर निकलते ही वो उसे और उसकी बेटी दोनों को मार देगा। मैजिक सर्कल कहीं आसमान में अपीयर होता है और उसे जमीन पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये एक एंडलेस डेजर्ट है और उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है। तभी सिस्टम पॉपअप होता है और कहता कि टेस्ट शुरू हो चुका है। क्योंकि ये उसका एकमात्र चांस है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी। अचानक वो पास में कुछ सुनता है। नीचे देखकर वो देखता है कि रेत से दांत जैसा कुछ निकल रहा है। तभी कुछ और दांत निकलते हैं और तभी उसे एहसास होता है कि वो एक मॉन्स्टर के अंदर है। वो तुरंत कूद जाता है और एक बड़ा सा क्रीचर नीचे से उसे निगलने के लिए अटैक करता है। वो वीकनेस डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है और टारगेट दिखाई देता है ठीक उसके मुंह के बीच में। ये एक लेवल 5 एलीट सनवॉर्म है। लेवल 5 आसान होना चाहिए वो सोचता है, हालांकि इस चीज के पास 2000 HP है। इसका लेवल भले ही लो हो लेकिन मैसिव हेल्थ पूल जो इसे चैलेंजिंग बनाता है। वो एक एरो फायर करता है जो इसके खुले मुंह पर 130 डैमेज करता है। सौभाग्य से जब क्रीचर रेत से बाहर होता है तो वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता। मॉन्स्टर हवा में ऊपर उठता है और फिर से हमला करने के लिए लंजेस करता है, लेकिन शेनकिंग एक तरफ हट जाता है और मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। इम्पैक्ट ये साफ कर देता है कि अगर वो पकड़ा गया तो हमेशा के लिए रेत में दफन हो जाएगा। तभी उसे दोनों तरफ रेत के शिफ्ट होने की आवाज सुनाई देती है। मॉन्स्टर बाहर आने में ज्यादा समय लेता है और उसे एहसास होता है कि वो इसे अंडरग्राउंड ट्रैक नहीं कर सकता। उसे हायर ग्राउंड की जरूरत है ताकि वो इसके हमलों का रिएक्शन दे सके। तभी उसे दूर एक पिलर दिखाई देता है जो परफेक्ट वांटेज पॉइंट है। वो उसकी तरफ भागता है, धीरे धीरे दूरी कम करता हुआ। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है कुछ फिर से जमीन से बाहर बर्स्ट होता है। एक्सपेक्टेशन के साथ वो पीछे हटता है और 2 एरोज फायर करता है जो 260 और 130 डैमेज करते हैं। मॉन्स्टर बेहद घिनौना है, लेकिन अगर वो डॉज करता रहे तो वो जीत सकता है। अचानक क्रीचर उस पर रेत थूकता है। प्रॉब्लम ये है कि वो हवा में है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। वो अपने हाथ से अपनी आंखें ढकता है लेकिन फिर भी 50 HP खो देता है। उसकी विजन 50% कम हो जाती है और उसकी एक्यूरेसी 30% गिर जाती है। वह जमीन पर गिरता है, उस मॉन्स्टर को कोसते हुए अपने धुंधले हाथ को देखता है। वह अभी अपनी आंखें साफ कर ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से मॉन्स्टर आता हुआ महसूस होता है। वह तुरंत जमीन पर लुढ़कता है और सही समय पर हमले से अपने आप बचा लेता है। कम से कम वह एक खंभे से टकराकर रुक जाता है और खुद को संभाल लेता है। मॉन्स्टर फिर से रेत में छिपने लगता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन है उस जीव के पास काफी हेल्थ है, लेकिन इसका हमला करने का तरीका बहुत ऑब्वियस है। उसकी ब्लाइंडनेस 10 सेकंड में खत्म हो जाती है। खंभा और अपनी नजरें ठीक होने के बाद उसे यकीन है कि अब वो इसे खत्म कर देगा। वह अपना बो निकालता है, एक और हमले के लिए तैयार। जैसे ही जमीन कांपती है वह मुस्कुराते हुए मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है। क्रीचर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार शेनकिंग खंभे पर चढ़ जाता है, उसे बेवकूफ कहकर चिढ़ाते हुए। मॉन्स्टर फिर से रेत फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन खंभे पर खड़ा शेन डायरेक्शन बदलता है, बच निकलता है और एक और तीर चलाता है जो सीधे 260 का डैमेज देता है। मॉन्स्टर रुकता है और वह खुद से पूछता है कि क्या सच में इसके पास सिर्फ 2 ही हमले के तरीके हैं। अगर ऐसा है तो वह अभी इसे खत्म कर देगा। आगे जो होता है वह भी क्लोज रेंज आर्चर गेम प्ले है। वह सैंड मॉन्स्टर के खुले मुंह में कूद जाता है, हमले को चकमा देते हुए और लगातार 3 तीर मारता है। आखिरी वार की तैयारी करते हुए वह ऐलान करता है, खत्म। आखिरी तीर 130 डैमेज देता है और आखिरकार सैंड मॉन्स्टर मर जाता है। वह लेवल 8 पर पहुंचता है, 10 सिल्वर कॉइन्स और डेजर्ट बूट्स अर्न करता है जो सैंड पर मूवमेंट स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन वह इन रिवॉर्ड्स को कचरा कहता है। इतना बड़ा मुश्किल मॉन्स्टर और रिवॉर्ड इतना घटिया। तभी उसे खंभे पर एक निशान चमकता हुआ दिखता है। ऊपर देखते हुए उसे 9 एक जैसे निशान दिखते हैं, जिनमें से सिर्फ सबसे नीचे वाला जल रहा है। अचानक और सैंड मॉन्स्टर अपीयर होते हैं और उसे समझ आता है कि इसका क्या मतलब है। उसे इन सभी मॉन्स्टर्स को हराना होगा ताकि वह इस एग्जाम को पास कर सके। खंभे के ऊपर चढ़ते हुए वह सोचता है कि कम से कम यह इतना भी बुरा नहीं है। यह जगह लेवल 10 तक पहुंचने के लिए परफेक्ट है। साथ ही उसे यह एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर्स जमीन में वाइब्रेशंस से शिकार ढूंढते हैं। उसे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे वह छोटे वाइब्रेशंस पैदा करके कम से कम मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करे। समस्या यह है कि तीर चलाने से वो सभी को अट्रैक्ट कर लेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह अपनी इन्वेंट्री खोलता
है और कुछ सिल्वर कॉइन्स निकालता है। हल्के और छोटे सिक्के सिर्फ कुछ जीवों को आकर्षित करने के लिए काफी हैं। जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरता है वैसे ही एक सैंड मॉन्स्टर हमला करने के लिए ऊपर आता है। वह अपनी पैसिव स्किल एक्टिव करता है, यह सोचकर मुस्कुराता है कि यह जीतने का बहुत महंगा तरीका होने वाला है। हालांकि उसकी पोजीशन वीक स्पॉट को हिट करने में मुश्किल कर देती है, जिससे उसका डैमेज 35% तक गिर जाता है। फिर भी उसके जैसे करोड़पति के लिए पैसे खर्च करना कोई समस्या नहीं है। तीरों की एक्सप्लोजन शुरू होती हैं और 4 घंटे बाद लड़ाई खत्म हो जाती है। शन किंग अभी भी उसी खंभे के ऊपर खड़ा है। अब चारों तरफ रेत के कीड़ों की लाशें पड़ी हैं। आखिरकार लंबे समय के बाद वह लेवल 10 में पहुंच जाता है। 15 पॉइंट्स बांटने के साथ वह रुकता है और कुछ ऐसा याद करता है जो उसे परेशान कर रहा था। उसे अब तक ज्यादा आइटम नहीं मिले हैं और वह सोचता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उसका लक स्टैट 0 है। यह सोचते हुए कि उसकी एबिलिटी आइटम ड्रॉप्स को बढ़ाती है तो लक में सुधार करना एक अच्छा डिसीजन है। अपने पिछले जीवन में वह इतना कमजोर था कि उसे सब कुछ स्ट्रेंथ और एचपी में डालना पड़ा, जिसने आखिर में उसे ज्यादा कुछ नहीं दिया। अब वह नई लेवल 10 एबिलिटी को टेस्ट करने का फैसला करता है। वह कोबरा की लाश पर हमला करता है और उसके रेस्यू से प्रभावित होता है। जैसे ही वो लक में पॉइंट्स डालता है एक पर्पल लाइट अचानक से लाश से निकलती है। वह तुरंत इसे पहचानता है कि यह लेजेंडरी ड्रॉप का संकेत है। यह एस्केप सेंस स्किल है जो उसे एक घूमते हुए बॉल में बदलकर रेत में से गुजरने की ताकत देती है। लेकिन समस्या, यह सिर्फ रेगिस्तान के क्षेत्रों में ही काम करती है। ये लेजेंडरी क्यों है वह बड़बड़ाता है। फिर भी क्योंकि यह गिरा है तो इसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वह स्नेक बॉस से मिला सिल्वर स्किल आर्मोर भी पहनता है। इस पल में उसे पूरा भरोसा है कि वह सर्वर पर सबसे टॉप का प्लेयर होगा। फिर पूरा खंभा रोशनी से भर जाता है और वह सोचता है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा। जैसे ही वह ऐसा सोचता है जमीन कांपने लगती है और उसके सामने का खंभा टूटकर एक छिपा हुआ रास्ता खोल देता है। नई बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उसे पता है कि असली इनाम अंदर है। यह उसके नए गियर और एबिलिटीज को टेस्ट करने का सही मौका है। लेकिन तभी वह किसी को ब्रदर कहते हुए सुनता है। वह तुरंत जियाओटेंग की आवाज पहचानता है। खेल के बाहर लड़की कहती है कि खाने का समय हो गया है। उसने उसका पसंदीदा एक फ्राइड राइस बनाया है। ऐसा लगता है कि उसका हेडसेट कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी वाला है क्योंकि खेलते हुए भी वह उसे सुन सकता है। वह उसे जाने के लिए कहता है ताकि वह चोटिल न हो। सिस्टम पूछता है कि क्या वह लॉग आउट करना चाहता है। वह मना कर देता है, कहता है कि वह प्राइस मिलने के ठीक पहले नहीं छोड़ सकता। ऊपर देखते हुए वह अपनी बहन से कहता है कि उसे मुझे परेशान करना बंद करना चाहिए, मैं खेल के बीच में हूँ। वह नाराज होकर कहती है कि वह 8 घंटे से बिना ब्रेक लिए खेल रहा है। वह उसे समझाता है कि वह उसे परेशान न करे। गुस्से में वह चली जाती है, कहती है कि उसे अब उसकी परवाह नहीं। चलते चलते वह सोचती है कि उसे खुश कैसे किया जा सकता है। अंदर शन किंग धीरे से उससे माफी मांगता है, लेकिन अभी यह जरूरी है। उसे स्ट्रांग बनना होगा ताकि उसका फ्यूचर बदला जा सके। वह पोर्टल की तरफ बढ़ता है, यह अनाउंसमेंट करते हुए कि अब नई क्लास अनलॉक करने का समय आ गया है। एक नीली रोशनी उसके चेहरे पर चमकती है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह एक गुफा में होता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि यह एक बेहद खतरनाक क्षेत्र है और सतर्क रहने की सलाह देता है। शन किंग तुरंत समझ जाता है कि यह बॉस रूम होना चाहिए। अचानक उसके सामने एक मॉन्स्टर उठने लगता है। उसे वहां ऐसी फियरफुल चीज देखकर झटका लगता है। यह एक गोल्ड रैंक बॉस डेजर्ट किंग है। इसके पास 200 अटैक एंड 6000 एचपी है। शन किंग बॉस का लचीलापन देखकर स्टन्ड है। वह तुरंत वीकनेस डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है, लेकिन एबिलिटी किसी भी वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाती है। इससे पहले कि वह प्रोसेस कर पाए बॉस अटैक करना शुरू कर देता है। शन किंग डॉज करता है, लेकिन इम्पैक्ट उसे कीव की दीवार से टकरा देता है। उसे 100 डैमेज होता है। वह शॉक में है। अटैक डायरेक्ट नहीं था, फिर भी इतना डैमेज। यही वजह है कि यह गोल्ड रैंक्ड बॉस है। सिर्फ उसके अटैक को डॉज करना काफी नहीं होगा। वह पहला तीर चलाता है, लेकिन देखता है कि यह सिर्फ 1 डैमेज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉस का डिफेंस इतना हाई है कि वह उसके अटैक पावर को नलिफाई कर देता है। बॉस फिर से अटैक करता है। इस बार शन किंग जंप करने की बजाय अपनी स्पीड से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह काफी स्पेस बना सके एक और अटैक आता है। यह जानते हुए कि वह डॉज नहीं कर पाएगा, वह हवा में छलांग लगा के बॉस के आर्म से क्लिंग कर जाता है। मॉन्स्टर थ्रैश करता है, उसे तेजी से हिलाते हुए हवा में फेंक देता है। हवा में रहते हुए शन किंग को एक ओपनिंग दिखती है। वह अपनी नई 7 एरो रेंज स्किल यूज करता है और बॉस पर फायर करता है। हर एरो बॉस की मैक्स एचपी का 1% डैमेज करता है और डिफेंस को इग्नोर करता है। एक वॉली में वह एचपी को 6000 से घटाकर 5100 तक कर देता है, लेकिन बॉस अटैक करता है। वह डॉज कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट डैमेज उसकी आर्मर को चकनाचूर कर देता है। रियलाइजिंग कि यह स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल नहीं है, शन किंग बॉस के आर्म पर चढ़ते हुए उसके सिर की ओर बढ़ता है। ऊपर से वह फिर से 7 एरो रेन अनलीश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसकी मना खत्म हो चुकी है। हालांकि स्किल पावरफुल है, यह बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। उसके करंट रेट पर उसे इसे फिर से यूज करने के लिए 4 मिनट लगेंगे। बॉस अचानक हद की ओर छलांग मारता है, उसे क्रश करने की तैयारी में। शन किंग मजबूर होकर पीछे हट जाता है और जमीन पर कूद जाता है। तभी बॉस की आंखों में एक पर्पल लाइट दिखती है। सिस्टम अनाउंसेस करता है कि वीकनेस डिटेक्ट हो गई है और मार्क कर दी गई है। शन किंग पेट पर मार्कर देखता है। अब समझ में आता है कि पहले वीकनेस डिटेक्शन क्यों काम नहीं कर रही थी। वीक पॉइंट सिर्फ उसके पेट के नीचे है। सिस्टम यह भी अलर्ट करता है कि बॉस अपनी अल्टीमेट स्किल अनलीश करने वाला है। बॉस की अल्टीमेट स्किल हर सेकंड 100 का डैमेज करती है और 60 सेकंड तक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है। शन किंग इस डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पर पैनिक करता है क्योंकि उसके चारों ओर कई टॉर्नेडोज उठने लगते हैं। वह सोचता है कि बिगिनर जोन बॉस के पास इतनी
ओवरपावर्ड एबिलिटीज क्यों है? यह न केवल डैमेज बहुत ज्यादा है बल्कि यह बेतुका रूप लंबे समय तक रहती है। प्रेशर इतना इंटेंस है कि वह अपनी टांगे हिला नहीं पा रहा। मैजिक का सिर्फ एक टच उसे 100 HP लॉस करवाता है। कुछ ही सेकंड में वह पहले ही 400 HP खो चुका है और कोई काउंटर अटैक करने का तरीका नहीं है क्योंकि बॉस अब भी सीलिंग पर ही है। डेस्परेटली वह सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। टॉर्नेडोज से बचने में असमर्थ वह रिस्क लेकर एक और तीर चलाता है जिससे 260 का डैमेज होता है। मॉन्स्टर पर गुस्सा करते हुए वह देखता है कि बॉस उसे घूर कर देख रहा है। टॉर्नेडोज उसके और करीब आते हैं। वह जल्दी से सैंड एस्केप स्किल का इस्तेमाल करता है और जमीन के नीचे छिप जाता है। जैसे ही बॉस गार्ड कम करता है, शन किंग फिर से सरफेस पर आता है और एक एरो सीधे उसके पेट में शूट कर देता है। बॉस तुरंत टॉर्नेडोज को रीस्टार्ट करता है लेकिन शन किंग ने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। वह फिर से सैंड एस्केप स्किल एक्टिवेट करता है और दूसरी तरफ से रिअपियर होकर एरोज फायर कर देता है जिससे 300 का डैमेज होता है। बॉस रियलाइज करता है कि वह उसे पकड़ नहीं सकता और जमीन पर वापस उतरकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन शन किंग कॉन्फिडेंटली फिर से जमीन के नीचे डाइव करता है। अब समझ आया कि यह एबिलिटी लेजेंडरी क्यों है। वह सोचता है यह बैली एनर्जी यूज करती है और कोई कूलडाउन नहीं है। अचानक बॉस बोलता है और उसे इडियट कहता है। यह मॉन्स्टर बात कर सकता है। शन किंग शॉक में फ्रीज हो जाता है। 3 घंटे के इंटेंस बैटल के बाद अब उसकी HP सिर्फ 720 बची है। फाइट उसकी एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा लंबी हो चुकी है लेकिन उसकी 7 एरो रेंज स्किल फिर से रेडी है। बॉस की HP अब सिर्फ 1160 बची है। शन किंग कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है लेकिन शन किंग की उम्मीदों के खिलाफ बॉस अचानक सरेंडर कर देता है। बॉस अपना पेट एक्सपोज करता है और थके हुए अंदाज में कराता है, मैं इस लड़ाई से थक चुका हूँ, बस इसे खत्म करो। शन किंग स्टिल वेरी है। वह अपना बो उठाता है और कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए इसे खत्म कर देता हूँ। वह 7 एरो रेन अनलीश करता है और बॉस की HP आखिरकार 0 हो जाती है। हाई लेवल मॉन्स्टर को हराने के कारण शन किंग का एक्सपीरियंस स्काईरॉकेट्स कर जाता है। वह 3 लेवल्स ऊपर जंप करके लेवल 13 पर पहुंच जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि वह क्लास चेंज के लिए क्वालिफाई कर चुका है और पूछता है कि वह प्रोसीड करना चाहता है या नहीं। शन किंग जो इतनी मेहनत के बाद थ्रिल्ड है वह तुरंत एक्सेप्ट करता है। एक डार्क ऑरा उसे घेर लेता है। एल्फ स्पिरिट अपीयर होती है और उसका क्लास कुछ नया बनकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका नया क्लास अब गोस्ट हंटर है। इससे उसकी HP, अटैक पावर और एट्रीब्यूट्स में बोनसेस मिलते हैं। गोस्ट हंटर बनने के बाद हर लेवल अप पर उसे 7 पॉइंट्स मिलने लगते हैं 5 की बजाय। साथ ही उसे 2 नई एबिलिटीज मिलती हैं। पहली एक 30 सेकंड समन स्किल जिससे एक गोस्ट फाइट में उसकी मदद के लिए आता है। दूसरी एक बेयर ट्रैप जो ट्रिगर होने पर डबल डैमेज करता है। एबिलिटीज बेसिक लग रही हैं लेकिन ये उसकी प्ले स्टाइल के लिए परफेक्ट है। शन किंग खास तौर पर एक्साइटेड है कि वह अपनी इवॉल्व एनीथिंग स्किल को अपने नए क्लास पर यूज कर पाएगा लेकिन कूल डाउन अभी भी 5 घंटे का है। कम से कम उसकी पैसिव एवोल्यूशन स्किल ने बॉस के ड्रॉप्स को कलेक्ट कर लिया है। वह सोचता है लक पर पॉइंट्स खर्च करना वर्थ इट था। इन्वेंट्री चेक करने पर उसे 43 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं जो एक बिगिनर के लिए फॉर्चून है। इसके साथ एक पियर्सिंग बो जो एनिमी डिफेंस को रिड्यूस करता है और स्टैक अप टू 5 करता है। एक यूनिवर्सल ग्लव जो 7 एजिलिटी बढ़ाता है। एक गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड जो अटैक में 30% बूस्ट देती है। हालांकि वह इसे यूज नहीं कर सकता लेकिन इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। एक हीलिंग नेकलेस जो कॉम्बैट के बाहर HP रिजनरेट करता है। शन किंग को 21 नए पॉइंट्स मिले हैं जिन्हें वह एजिलिटी में डाल देता है। स्टेटस विंडो चेक करते हुए वह अपनी प्रोग्रेस देखकर थ्रिल्ड है लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके सिस्टम पॉप अप करता है। आपने 15 घंटे तक गेम खेला है, अब आपको फोर्सफुली लॉग आउट किया जाएगा। इससे पहले कि शन किंग आर्ग्यू कर सके सिस्टम उसे किक आउट कर देता है। शन किंग हॉस्पिटल पॉड में जागता है। वह फ्रस्ट्रेटेड कि अडल्ट गेम में भी एंटी एडिक्शन सिस्टम है फिर भी उसे लगता है कि यह फेयर है। आखिर सभी को इन रूल्स को फॉलो करना होगा। फिलहाल सब कुछ अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और अब एक्साइओ टैंकई से बदला लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शन किंग अपनी बहन की ओर जाता है जो हॉस्पिटल रूम में सो रही है। वह साफ तौर पर थकी हुई लग रही है, शायद उसे उसकी देखभाल करते हुए नींद आ गई। खाने की खुशबू उसे महसूस होती है और उसे याद आता है कि उसकी बहन ने एक फ्राइड राइस बनाया था। शन किंग जानता है कि उसकी बहन एक लाड़ प्यार लाइफ जीती थी और उसे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। बस उसका यहाँ रहना और लगातार उसे सपोर्ट करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे ही वह एक बाइट लेता है उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। ये तो भयानक है, वह सोचता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पूरे जार का सॉल्ट इसमें डाल दिया हो। तभी उसकी बहन जाग जाती है और खुश होकर कहती है तुमने आखिरकार थोड़ा आराम किया। वह बुरी तरह से माफी मांगता है कि उसने उसे जगा दिया। उत्साहित होकर वह पूछती है खाना कैसा लगा। शन किंग आंसू रोकने की कोशिश करता है और कहता है ये तो कमाल का है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स वाकई शानदार हैं, बहुत स्वादिष्ट है। वह जोड़ता है। उसकी बहन खुश होकर इंसिस्ट करती है सब खा लो, तुमने पूरे दिन गेम खेला है, भूख लगी होगी। शन किंग हेजिटेशन के साथ स्टीमिंग बॉल को दिखता है जो लगभग ईविल की तरह रेडिएट कर रहा था लेकिन अपनी बहन को खुश करने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। अगली सुबह वह डेवस्टेटेड होकर जागता है। कोई उसकी बेड के पास आता है और पूछता है आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर। अचानक एक लेडी आती है जो क्लियरली तैयार है कि शन किंग को गेम खेलने में हेल्प करे। डॉक्टर समझाती है कि रात को उसे वॉमिटिंग और डायरिया हुआ जिससे सब पैनिक हो गए। डॉक्टर स्लाइली सोचती है कि भले ही शन किंग के पास लेग्स न हो, वह हैंडसम और रिच है, अगर मैं इसे पटा लूं तो मेरी जिंदगी लग्जरी में बीतेगी। वह अपने मन में सोचती है। शन किंग कैजुअली कहता है कि वह ठीक है और इसे गेम्स के साइड इफेक्ट पर ब्लेम करता है।
डॉक्टर अनलविंगली स्वीट स्माइल के साथ कहती है, अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो बस मुझे बुलाएं। वह भरोसा दिलाती है कि वह उसे किसी भी तरह से बेहतर महसूस कराएगी। लेकिन शेनकिंग अनइम्प्रेस्ड रहता है और बस रिक्वेस्ट करता है, मेरी व्हीलचेयर को गेमिंग स्टेशन तक पुश कर दो। डॉक्टर ब्लिंक करती है, कंफ्यूज्ड। क्या मेरी चार्म ने काम नहीं किया? क्या इस आदमी को सच में उसके छोटे से गेम की ज्यादा परवाह है? शेनकिंग उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए गेम में लॉग इन कर देता है। जब वह गेम में वापस आता है तो उसका कैरेक्टर केओस में खड़ा होता है। यह गेम का सिर्फ दूसरा दिन है, लेकिन 300,000 प्लेयर्स पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। शेनकिंग के पास अल्ट्रा एक्सपेंसिव गेमिंग स्टेशन है, लेकिन यह गेम चीपर वीआर डिवाइसेस के जरिए भी एक्सेसिबल है। इस वजह से 1 महीने से भी कम समय में यह गेम 100 मिलियन प्लेयर्स को सरपास कर लेगा। इस वक्त शेनकिंग के पास लगभग कुछ भी इक्विप्ड नहीं है, लेकिन कम से कम उसका नया बो उसके हाथ में है। उसका गोल आज के दिन के लिए सिंपल है, हाई क्वालिटी इक्विपमेंट को हासिल करना, और यह सिर्फ लेवल 20 बॉसेस को हराकर ही संभव होगा। वह एक शॉप में एंटर करता है और शॉपकीपर तुरंत नोटिस करता है कि शेनकिंग अलग दिख रहा है। एक सिल्वर आर्मर उसकी नजरों में आता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। शॉपकीपर शेनकिंग से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? शेनकिंग हामली कहता है, यहाँ सब कुछ ब्रॉन्ज जंक है। शॉपकीपर एक्सप्लेन करता है कि यह जो कुछ भी डिस्प्ले में है वह सब बिक्री के लिए है। ट्रेजर तो हम यहाँ बेचते ही नहीं। लेकिन तभी शेनकिंग क्रिस्टल कॉइन्स निकालता है और पूछता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? शॉपकीपर का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वह एक्सप्लेन करता है, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने इंप्रेसिव व्यक्ति हैं। वह अपने हाथ फैलाता है और एक गोल्डन लाइट पूरी शॉप को ब्लाइंड कर देती है। इस गोल्डन लाइट के साथ ट्रेजर्स अपीयर होते हैं। वह मानता है कि ये आइटम्स अगले 30 दिनों तक सेल के लिए नहीं थे। लेकिन शेनकिंग अनइम्प्रेस्ड दिखता है और कहता है, ये सब अभी भी सिल्वर ग्रेड का है। तभी उसकी नजर एक चीज पर जाती है। शेनकिंग शॉपकीपर को बुलाता है और कहता है, मैं वह मास्क खरीदना चाहता हूँ। शॉपकीपर उसकी कीन आई की तारीफ करता है और एक्सप्लेन करता है कि यह मास्क अभी तक का गेम का अकेला गोल्ड आइटम है। चूंकि तुमने इतनी वैल्यूएबल क्रिस्टल कॉइन दी है, इसे 150,000 गोल्ड कॉइन्स में ले जाओ। शेनकिंग तुरंत पैसे डिपॉजिट करता है और आइटम ले लेता है। शॉपकीपर स्टन्ड और कंफ्यूज्ड है। शेनकिंग ने अभी एक अमीर इंसान की पूरी साल की सैलरी के बराबर खर्च कर दिया, लेकिन शेनकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिंपली कहता है, मैं आइटम ले लूंगा। शॉपकीपर बड़बड़ाता है, वीआईपी कस्टमर जो चाहे कर सकता है। शॉप के बाहर शेनकिंग कमेंट करता है, 200,000 कॉइन्स का ऐसा एडवांटेज खरीदना महंगा नहीं है। वह मास्क इक्विप करता है और तुरंत उसकी इफेक्ट्स एक्टिवेट करता है।